बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। जून का पहला हफ्ता स्टार्ट हो चुका है और हफ्ते के पहले ही दिन बहुत ही अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए और दीगर रहनुमाओं के लिए। इसके अलावा भी कुछ अच्छी खबरें हैं और क्योंकि इस वक्त जंग लड़ी जा रही है अदालतों में, एक तरफ इमरान खान साहब के मुखालफिन हैं सियासी और गैर सियासी, वो उन्हें हर सूरत में जेल में रखना चाहते हैं और उन पे बेशुमार किस्म के मुकदमात दायर किए गए हैं। उनको दहशतगर्द साबित करना चाहते हैं, गद्दार, बागी, ना जाने क्या क्या साबित करना चाहते हैं। लेकिन अदालती निज़ाम और अदलिया इस बारे में बिल्कुल अब मुख्तलिफ मूड में नजर आ रही है और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि माजी में जो कुछ हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं चलेगा। और ये मामला उस वक्त खराब हुआ जब ऑनरेबल जजेस और उनकी फैमिलीज को भी मुआफ नहीं किया गया। तो बहरहाल सूरत हाल इस वक्त यह है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो आखिरी समात पे हुक्म दिया था कि आइंदा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक दिया जाए, तो उसके इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। क्योंकि शायर अहमद फरहाद थे, उस बारे में बहुत ही सख्त ऑर्डर पास किया था जस्टिस कियानी साहब ने, जिस ऑर्डर के बाद शायर अहमद फरहाद जो हैं वो उसके बारे में बताया गया कि वो कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं। उसका भी तहरीरी हुक्म आ चुका है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उस केस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया और सरकारी वकला और फेडरेशन की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि इस दरख्वास्त में और भी बहुत कुछ इस्तदा की गई थी और इसलिए उन वजूहात का जानना ज़रूरी है और सबसे पहले अहमद फरहाद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए और उसके बाद फिर 7 जून तक इस समाअत को मुअख्खर किया गया है और सरकार का मौक़िफ़ नहीं माना गया कि इस दरख्वास्त को ये गैर मौसर हो चुकी है और इसको ख़त्म कर दिया जाए। लिहाजा एक तो ये अच्छी खबर है कि अभी तक ये मामला आगे बढ़ेगा। इसके अलावा कल फॉर्म 47 की सरकार ने पंजाब की, उन्होंने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA यानी कि पंजाब असम्बली के रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया था और तनवीर असलम है उनको गिरफ्तार किया गया था और आज सुबह ही उन्हें मजिस्ट्रेट आदिल सरवर सयाल की अदालत में पेश किया गया और रावलपिंडी में, और उनकी जमानत मंजूर होगी और उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। और ये केस क्या था जी, दफा 144 की वजह से उन्होंने कहा जी कि रैली निकाली है और रैली निकालना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ममनू है, शजर ममनू है और इसको कहते हैं जमहूरियत का कत्ल, जो कि इस वक्त चल रहा है। इसके साथ साथ जी जो सबसे अहम खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए है, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए है, असद उमर साहब के लिए है, अली मोहम्मद खान साहब के लिए है और मुराद सईद साहब के लिए है। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बेशुमार मुकदमात, सैकड़ों नहीं हजारों मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके रहनुमाओं के खिलाफ बनाए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ मूड में नजर आ रही है। लिहाजा आज एक और मुकदमे में इन तमाम रहनुमाओं को बरी कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ दफा 144 का उन्होंने कहा था कि जी इनकी खिलाफ वर्जी की है और ये इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना गोलड़ा में 2 मुकदमात दर्ज थे और दोनों मुकदमात में बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं एहतशाम आलम। लिहाजा ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा है कि सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जा रही है। अली मोहम्मद खान साहब ने इस मौके पर गुफ्तगू भी की है और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं वो किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, फौज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी जो ट्वीट है वो बिल्कुल सियासी नौयत की थी और वो बिल्कुल दुरुस्त थी। और उन्होंने कहा कि सियासी तर्ज पर कहा था कि जमहूरियत में अवामी मैंडेट को इज्जत देनी चाहिए और माजी में शेख मुजीब को वोट पड़ा था और उसको वोट पड़ा, अवाम ने वोट दिया, लेकिन जनरल जाहिया ने उनको इख्तदार नहीं दिया और वोट की हुर्मत को पामाल किया। अगर उनको इख्तदार दे दिया जाता और उनकी जो उनका मैंडेट है उसको तस्लीम कर लिया जाता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। फॉर्म 47 जब आप लोगों को
آپ لوگوں کو لے کر آتے ہیں فارم 47 کے تحت، تو پھر عوام ایک طرف کھڑی ہے اور حکومت جو ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہے، اور اس طریقے سے کبھی بھی استحکام نہیں آئے گا۔ یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کا اگر کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور جو پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ سیل کیا گیا تھا، اس کی بھی آج سماعت ہوئی۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے اس کی سماعت کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب خان کی جانب سے وکلا جو ہیں شعیب شہین صاحب اور عمیر بلوچ پیش ہوئے، اور انہوں نے ساری صورتحال سے عدالت کو آگاہ کیا اور واضح کیا کہ اس میں بھی فراڈ کیا گیا ہے، اور فراڈ اس طرح سے سی ڈی اے نے 2 نوٹس بھیجے اور دونوں نوٹسز کا نمبر 1 ہے، اور نوٹس بھی بھیجے پی ٹی آئی کو نہیں بھیجے بلکہ سرتاج علی کو بھیجے، جبکہ یہ زمین جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں ارشد داد اور نسیم الرحمان دونوں پی ٹی آئی کے ممبران ہیں، اور انہوں نے یہ ساری زمین پر کمرشل پلاٹ جو ہے یہ خریدا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خود سی ڈی اے نے یہ بیان دیا ہے آ کے کہ ہم سرتاج علی سے زمین واگزار کرانے آئے ہیں، جبکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ پراپرٹی ہے، اور کمرشل پلاٹ کو پارٹی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جس سے وہاں کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ سی ڈی اے کے وکیل نے کہا کہ کمرشل پلاٹ ہے، اس کو پارٹی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو بھائی پارٹی کے دفاتر تو ہوتے ہی کمرشل سائٹ پہ ہیں اور انہی علاقوں میں ہوتے ہیں، اور ہونا کہاں پہ ہے؟ اور اسی لیے تو ہائی کورٹ بلکہ سپریم کورٹ نے رہائشی علاقوں سے ان دفتروں کو، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو وہاں سے نکالا تھا، اور یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور آئی تھنک سی ڈی اے کو شاید یہ نہیں پتا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی کیسز دیکھے ہیں کہ سی ڈی اے کبھی ایک نوٹس کرتے ہیں تو کبھی دوسرے کو، عدالت خود ہی یہ بتا رہی ہے، اور سی ڈی اے ایسے معاملات پر مالک اور کرایہ دار کو نوٹسز کیوں نہیں کرتے تاکہ یہ معاملہ ایک ہی بار ختم ہو جائے۔ دلائل مکمل ہو گئے اور فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے۔ اور ایک اور جی معاملہ، اور وہ ہے سعودی عرب کے سفیر ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، سفارتکار ہیں، اور ان کو اسلام آباد میں لوٹ لیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ ڈکیتی کا واقعہ ہوا ہے، اور ہل ویو پارک میں واک کر رہے تھے، اور شلوار قمیض پہنے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس 2 لوگ آئے، موٹر سائیکل چلانے والے تھے اور مسلح تھے، پسٹل تھا، خنجر تھا۔ انہوں نے ہم سے 2 آئی فون 15 جو ہے وہ لے لیے ہیں اور چھین لیے، اور وہ کافی دیر تک ہم سے پاسورڈ بھی پوچھتے رہے۔ تو صورتحال بڑی غیر معمولی ہے اسلام آباد میں، اور اب سفارتکار بھی جو ہیں وہ بھی محفوظ نہیں، اور وہ بھی دوست ممالک کے سفارتکار ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ ایک اور خبر لے لیجیے گا جی، وہ ہے سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میچ چل رہا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ جناب معاملات کو سیٹ کر لیا جائے، تو سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کا معاملہ ہے اور ان کی تشکیل ہونی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ حکمراں جماعت ہے، اور چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے سید یوسف زئی گیلانی صاحب ہیں، اور سینٹ کی کمیٹیوں کے چیئرمین جو ہیں وہ لگانے ہوتے ہیں، اور اس میں اپوزیشن کا بھی پورا حصہ ہوتا ہے، تو تاکہ جو سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں ہیں اس میں اس کا ایک احتساب، پارلیمانی احتساب ہوتا ہے، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ڈیڈ لاک ہے اور بات نہیں مانی جا رہی۔ حکومتی اتحادی اور اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کے درمیان، کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں وہ شبلی فراز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو میجورٹی حاصل ہے، لہٰذا ان کے درمیان معاملات طے نہیں پا رہے بلکہ ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ اور جو گورنمنٹ ہے وہ خزانہ بھی لینا چاہتی ہے، اپنے خزانہ کمیٹی، داخلہ کمیٹی اور قانون و انصاف کمیٹی، یہ سب کمیٹیاں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، اور اس میں چیئرمین سینٹ گیلانی صاحب ہیں، قائد ایوان اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور اپوزیشن لیڈر شبلی فراز صاحب ہیں۔ ان کے درمیان مشاورت ہوئی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ کو یہ کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں مل سکتی۔ پیپلز پارٹی خزانہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، قانون و انصاف بھی اپنا پاس رکھنا چاہتی ہے۔ سلیم مانڈوی والا صاحب پہلے ہی وہ رہ چکے ہیں خزانہ کے، فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں وہ قانون انصاف کے رہ چکے ہیں، لیکن اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے۔ اب اپوزیشن لیڈر شبلی فراز صاحب جو ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ فارمولہ مسترد کرتے ہیں، اور اس میں بنیادی بات انہوں نے بات کی ہے کہ پچھلے 12 سالوں سے
जो कमेटियां अपोजिशन के पास थी वो अपोजिशन के पास रहनी चाहिए, या गवर्नमेंट के पास थी वो गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए, क्योंकि कायमा कमेटियां जो है वो हुकूमती पॉलिसियों की निगरानी और पार्लिमानी एहतसाब करती हैं। और इसलिए जो कमेटियां हैं वो अगर वो कमेटियां भी हुकूमत के पास ही हों और वजारतें भी हुकूमत के पास ही हों तो फिर एहतसाब कौन करेगा। लिहाजा इस बारे पे काफ़ी डेडलॉक पाया जाता है और इस सिलसिले में अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा कि क्या किया जाए। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। और दूसरी जानिब भी कुछ ही देर के बाद जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो उस वक्त तक जो है वो शुरू हो चुका होगा आपका केस। ख़ास तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ा मार्का है, फुल कोर्ट बैठेगा जी। फुल कोर्ट ने डिसाइड करना है और देखते हैं कि आज फुल कोर्ट क्या फैसला करता है। जबकि दूसरी जानिब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ गिलानी साहब और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों का जो रेफरेंस था उस पर समात आगे नहीं बढ़ सकी और बगैर समात के ही कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज थे नासिर जावेद राना साहब और नवाज शरीफ साहब के प्लीडर थे राना मोहम्मद इरफान। एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समात 26 जून तक मुलतवी कर दी गई और जस्टिस नासिर जावेद राना साहब जो हैं वो आज दस्तयाब नहीं थे। राना जावेद राना साहब जो कि एहतसाब अदालत के जज हैं वो आज दस्तयाब नहीं थे। इस तरीके से जो आज की जो सबसे बड़ी खबर है जी वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मुराद सईद साहब और असद उमर साहब और दीगर रहनुमा जो हैं वो बाइज्जत तौर पर बरी हो गए हैं और अदालतें उनको मुजरिम नहीं गर्दान रही और यही जो है मामला मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। और जस्टिस काजी ईसा साहब जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो उनसे छीनी गई हैं वो वापस देते हैं या नहीं देते। और फुल कोर्ट जो कि 13 रुकनी बेंच है और 13 रुकनी बेंच में उसमें कुछ जजेस को शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया ये भी एक सवाल है। इस तरीके से कुछ गड़बड़ अभी है। तो आज समात बड़ी दिलचस्प होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।